सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया की ज्यादातर बड़ी सभ्यताएं अभी बसना सीख ही रही थीं, तब भारत की जमीन पर एक ऐसी कल्चर थी जिसके शहर आज के मॉडर्न सिटीज को भी टक्कर दे सकते थे। ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और 2 मंजिला पक्के मकान, मतलब सब कुछ था। लेकिन फिर हजारों सालों के लिए हम उसे पूरी तरह से भूल गए। और फिर एक दिन जमीन के नीचे दबे वो राज बाहर आए और भारत का पूरा इतिहास ही कह सकते हैं बदल गया। बिल्कुल। साल 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, तो हमारी कहानी, जो हम सोचते थे वैदिक युग से शुरू होती है, वो अचानक 1500 साल और पीछे चली गई। आज हम इसी रहस्यमयी और एडवांस्ड हड़प्पा सभ्यता की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। जानेंगे कि ये लोग कौन थे, कैसे रहते थे, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये गए कहाँ। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि इस सभ्यता का पता चला कैसे। जैसे मैंने कहा, 1920 तक सब यही मानते थे कि भारत की कहानी वेदों से शुरू होती है। फिर 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज ने सब कुछ बदल दिया। इसने भारतीय इतिहास को 1000 साल से भी ज्यादा पीछे धकेल दिया। और इसी के साथ इसके नामकरण की भी एक दिलचस्प कहानी शुरू हुई। इसका पहला नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि ये खोजा गया पहला शहर था। अच्छा। आर्कियोलॉजी में ये एक ट्रेडिशन है, एक तरह की परंपरा है कि किसी कल्चर का नाम उस पहली जगह पर रखा जाता है जहां से उसके सबूत मिलते हैं। और सिंधु सभ्यता नाम भी तो बहुत पॉपुलर है, शायद इसलिए कि स्कूल की किताबों में हमने ज्यादातर यही पढ़ा है। हाँ, और शुरू में ये सही भी लगता था क्योंकि ज्यादातर शुरुआती बस्तियां सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही मिली। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। 1947 के बाद? जी, 1947 के बाद जब भारत में खुदाई का काम तेजी से शुरू हुआ। और तब क्या मिला? तब जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। भारत में खोजी गई लगभग 1400 बस्तियों में से करीब 1100, यानी लगभग 80%, 80%? हाँ, 80% बस्तियां सिंधु और गंगा के बीच के उस मैदान में मिली जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी। ओहो। अब वो नदी तो सूख चुकी है, लेकिन इस खोज ने हमें बताया कि ये सभ्यता सिर्फ सिंधु तक सीमित नहीं थी। इसीलिए अब कई विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना ज्यादा सही समझते हैं। ओके, तो ये सभ्यता आखिर कितनी पुरानी है? इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका जो समय है उसे पता करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है, और मोटे तौर पर इसे 3 फेज में बांटा जाता है। 3 चरण में? हाँ, अर्ली हड़प्पन फेज जो लगभग 3500 से 2600 बीसी तक था। फिर आया मैच्योर हड़प्पन फेज, मतलब इसका सबसे विकसित दौर, जो 2600 से 1900 बीसी तक चला। और आखिर में लेट हड़प्पन फेज जो 1900 से 1300 बीसी तक था। मतलब ये कि जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में सभ्यता अपने चरम पर थी, तब भारत में भी एक उतनी ही एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन मौजूद थी। जी, ये तीनों महान कांस्य युगीन सभ्यताएं एक दूसरे की कंटेम्पररी थीं, बल्कि कुछ मामलों में, जैसा हम आगे बात करेंगे, हड़प्पा उनसे भी आगे थी। और ये बात तो इसके फैलाव को और भी दिलचस्प बना देती है। कहाँ तक पहुंची हुई थी इसकी सीमाएं? इसका फैलाव तो सच में हैरान करने वाला है। ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर? हाँ, एक अंदाजे के लिए बताऊं तो ये उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं को अगर मिला दे तो उससे भी बड़ा इलाका था। ये तो अविश्वसनीय है। आज के हिसाब से तो इसमें पूरा पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब सब आ जाएंगे। ये किसी देश जैसा लगता है, सभ्यता नहीं। हाँ बिल्कुल, इसकी सीमाएं बहुत दूर दूर तक थी। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर बसे सुतका-गिंडोर तक। यानी आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, तीनों देशों में इसके निशान मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो है इनकी टाउन प्लानिंग। ऐसा लगता है जैसे किसी मॉडर्न आर्किटेक्ट ने इसे डिजाइन किया हो। ये बिल्कुल सच है। उनके शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बसे थे। ग्रिड पैटर्न मतलब सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, जिससे पूरा शहर चेसबोर्ड की तरह ब्लॉक्स में बंट जाता था। और ज्यादातर शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे, एक ऊंचा हिस्सा और एक निचला हिस्सा, है ना? हाँ, एक पश्चिमी टीला होता था जो ऊंचाई पर बना होता था, जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं,
ये शायद एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा होगा। जहां शासक वर्ग या जरूरी इमारतें होती होंगी। बिल्कुल। और दूसरा था पूर्वी हिस्सा, जो बड़ा और निचले इलाके में बसा था, जिसे लोअर टाउन कहते हैं। यहाँ आम लोग रहते थे। और उनका ड्रेनेज सिस्टम, मैंने सुना है वो तो उस जमाने के हिसाब से कमाली था। कमाल से भी बढ़कर, शायद उस समय दुनिया में सबसे बेहतरीन। अब सोचिए, हर घर में अपना बाथरूम और आंगन होता था। हर घर में? जी हाँ। घर का गंदा पानी ढकी हुई नालियों से गली की मुख्य नाली में जाता था। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है, उनकी ईंटें। पक्की ईंटें, राइट? हाँ, पक्की ईंटें, बेक्ड ब्रिक्स। मिस्र वाले उस समय धूप में सुखाई कच्ची ईंटें इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हड़प्पा के लोग भट्टों में पकाई गई पक्की ईंटें बना रहे थे। और सिर्फ बना नहीं रहे थे, सारी ईंटें एक स्टैंडर्ड साइज की थीं, 4.2.1 के अनुपात में। हर जगह? पूरे 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। हाँ, इसका मतलब समझिए, कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जो ये सब तय कर रही थी, और पूरे इलाके में ये नियम लागू था। ये अपने आप में जबरदस्त मैनेजमेंट का सबूत है। कुछ खास शहरों की बात करें तो मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार बहुत मशहूर है। वो एक अद्भुत स्ट्रक्चर है, दुर्ग वाले हिस्से में बना है, और इसका इस्तेमाल शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता होगा। और वहाँ एक अन्नागार भी तो मिला है। जी, मोहनजोदाड़ो से एक विशाल अन्नागार या ग्रैनरी भी मिली है, जो शायद उस समय की सबसे बड़ी इमारत थी जहां अनाज स्टोर किया जाता था। और गुजरात का लोथल शहर, वो तो एक पूरा का पूरा पोर्ट सिटी था, है ना? लोथल एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था। यहाँ से दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला एक गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड? जी, ये इस बात का पक्का सबूत है कि हड़प्पा के लोग समुद्री व्यापार में माहिर थे। इसके अलावा राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं, और धोलावीरा तो अपने यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है। वाकई हर शहर की अपनी एक खासियत थी। बिल्कुल, हर शहर एक बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा होते हुए भी अपनी एक अलग पहचान रखता था। तो इन इतने शानदार शहरों में लोग रहते कैसे थे? क्या खाते थे? क्या पहनते थे? What was daily life like? उनके खाने में गेहूं और जौ मुख्य अनाज थे। वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी। और कपड़े? कपड़ों की बात करें तो वो सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़े पहनते थे। बल्कि दुनिया में कपास उगाने वाले वो पहले लोग थे। अच्छा, इसीलिए यूनानी लोग इस इलाके को सिंडन कहते थे, जो सिंधु से ही निकला है। और मैंने सुना है उन्हें सजना संवरना भी बहुत पसंद था। बहुत ज्यादा। औरतें और मर्द दोनों ही सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के गहने पहनते थे। चन्हूदड़ो जैसी जगहों से तो लिपस्टिक और काजल जैसी चीजों के भी सबूत मिले हैं। लिपस्टिक भी? जी हाँ, ये दिखाता है कि उनका लाइफस्टाइल काफी सोफिस्टिकेटेड था। मतलब ये सिर्फ खेती किसानी वाली सभ्यता नहीं थी, ये एक प्रॉपर ट्रेडिंग पावर हाउस थी। बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा लोकल व्यापार नहीं था। हमें मेसोपोटामिया यानी आज के इराक की मुहरें यहाँ मिली हैं, और हमारी मुहरें वहाँ। सोचिए, 5000 साल पहले बिना जीपीएस के ये लोग समुद्री रास्ते से इतना लंबा व्यापार कर रहे थे। और सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। व्यापार के लिए वो स्टैंडर्ड वजन और माप का इस्तेमाल करते थे, जो 16 के रेशियो पर आधारित थे। हर चीज में एक सिस्टम, एक स्टैंडर्डाइजेशन। कमाल है। अब आते हैं उनकी कला और विश्वास पर। क्या उनके भी मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह देवी देवता थे? कोई मंदिर मिले हैं? दिलचस्प बात यही है, हमें बड़ी संख्या में मातृदेवी की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, टेराकोटा की मूर्तियां। मातृदेवी? हाँ, जिससे लगता है कि मदर गॉडेस या फर्टिलिटी कल्ट की पूजा होती होगी। एक मुहर पर एक योगी जैसी आकृति मिली है जो जानवरों से घिरी है, जिसे कई लोग पशुपति शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। पशुपति शिव? जी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता से किसी भी मंदिर जैसी इमारत का कोई साफ सबूत नहीं मिला है। ये तो अजीब है। इतनी बड़ी, इतनी व्यवस्थित सभ्यता और एक भी मंदिर नहीं। हाँ, ये एक बड़ा रहस्य है। ऐसा लगता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे पीपल का पेड़ या कुबड़ वाला सांड जो उनकी मोहरों पर सबसे ज्यादा मिलता है। लेकिन संगठित धर्म जैसा कुछ था या नहीं, ये कहना मुश्किल है। और उनकी कला का सबसे बड़ा रहस्य है उनकी लिपि, एक ऐसी भाषा जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। उनकी लिखाई में अक्षर नहीं बल्कि चित्र और निशान है, जिसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। पिक्टोग्राफिक? जी। इसमें लगभग 400 से 500 चिन्ह हैं जो दाईं से बाईं ओर लिखे जाते थे,
लेकिन जब तक हम इसे पढ़ नहीं लेते, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वो खुद को क्या कहते थे, उनके राजाओं के नाम क्या थे या उनकी कहानियां क्या थीं। और फिर ये सब खत्म हो गया। ये सबसे बड़ा सवाल है, इतनी एडवांस्ड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन गायब कैसे हो गई? इसका कोई एक जवाब नहीं है और इसी पर सबसे ज्यादा बहस होती है। एक पुरानी थियरी थी आर्यों के आक्रमण की, कि बाहर से आए आर्यों ने इन शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन इसके तो अब ज्यादातर विद्वान पुख्ता सबूत नहीं मानते, राइट? बिल्कुल, इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत कमजोर है। एक दूसरी मजबूत थियरी है बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की। अच्छा। मोहनजोदड़ो की खुदाई में बाढ़ से बनी गाद की कई परतें मिली हैं, जिससे लगता है कि शहर शायद बार बार डूबा होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है वो तो क्लाइमेट चेंज की है। हाँ, आज के समय में ज्यादातर विद्वान इसी को सबसे बड़ा कारण मानते हैं। सबूत बताते हैं कि समय के साथ मौसम का पैटर्न बदला, मौसम ज्यादा सूखा हो गया। और इस सरस्वती नदी का सूखना वो सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है। सरस्वती नदी जिसके किनारे सैकड़ों बस्तियां थीं, वो सूख गईं। जब पानी और खेती ही खत्म हो गई तो इतने बड़े शहरों को चलाना नामुमकिन हो गया होगा। और शायद मेसोपोटामिया से व्यापार में गिरावट ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया होगा। शहरी जीवन को बनाए रखना मुश्किल हो गया। तो ये किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि कई कारणों का एक मिला-जुला असर था। तो ये कहना गलत होगा कि सभ्यता अचानक खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन सब कुछ ठीक था और अगले दिन सब खत्म हो गया। इसका पतन धीरे धीरे हुआ। एक क्रमिक पतन हुआ। जी। शहरी जीवन खत्म हो गया, बड़ी इमारतें बननी बंद हो गईं, लिपि और स्टैंडर्ड वजन का इस्तेमाल खत्म हो गया। लेकिन लोग खत्म नहीं हुए, वो छोटे छोटे गांवों में बस गए। तो सभ्यता मरी नहीं? नहीं, मरी नहीं, बस समय के साथ इसने अपना रूप बदल लिया। इसका शहरी दौर खत्म हो गया और ये ग्रामीण संस्कृतियों में मिल गई। तो हड़प्पा सभ्यता अपने समय से कहीं आगे की एक कहानी है। बेहतरीन शहरी नियोजन, एक विशाल व्यापारिक नेटवर्क और एक ऐसी संस्कृति की जिसकी भाषा को हम आज भी समझ नहीं पाए हैं। और इसकी विरासत खत्म नहीं हुई। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के कई तत्व, चाहे वो पूजा पद्धति हो या शहरी जीवन के विचार, वो बाद के भारतीय संस्कृतियों में किसी न किसी रूप में जिंदा रहे। ये हमारी सांस्कृतिक जड़ों का एक बहुत ही अहम और गहरा हिस्सा है। यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर कल कोई हड़प्पा की लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाए तो इतिहास के कितने अनसुलझे रहस्य सामने आ सकते हैं। वो अपने राजाओं को क्या कहते थे, उनके भगवान कौन थे, उनकी कहानियां क्या थीं। शायद सबसे बड़ा राज अभी भी मिट्टी की उन मोहरों पे लिखा हुआ है जो अपने पढ़े जाने का इंतजार कर रहा है।